The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हो। सबसे पहले आपने कहा कि रिएक्शन आपके पास दो टाइप की हो सकती है, सिंपल रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रल वैल्यू रखता हो, जैसे कि जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और इन सभी ऑर्डर के लिए आप लोगों ने काइनेटिक्स को पढ़ लिया। उसके बाद आप लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ना चाहते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ रही थी अप्रोक्सीमेशन मेथड की। तो सबसे पहले आप लोगों ने स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ा और उसकी हेल्प से आप लोगों ने कंसेक्यूटिव रिएक्शन और चेन रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने फोटोकेमिस्ट्री को पढ़ा और फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोगों ने फोटोकेमिकल रिएक्शन को भी देख लिया था और फोटोफिजिकल प्रोसेस को भी देख लिया था। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको फोटोफिजिकल प्रोसेस कराया था। आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ी बहुत बातें और जानेंगे फोटोफिजिकल प्रोसेस के बारे में, और उसके बाद पढ़ेंगे कि आखिर पैरेलल रिएक्शन क्या होता है और उसकी काइनेटिक्स आप लोग किस तरीके से याद करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 13 of chemical kinetics. 12 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहां पर आपको केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहां से केमिकल काइनेटिक्स को आप बिल्कुल स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। लास्ट क्लास के मैंने आपको बताया था कि आखिर किस तरीके से आप लोग क्वांटम यील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू फ्लोरोसेंस निकालते हो इन प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर एंड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। उसके बाद मैंने आपसे जाते जाते कहा था कि आपको अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो आपका phi f है और जो आपका phi f q है, आपको इसका रेशो लेना है और उसके बाद जो इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो प्लॉट आएगा उसको आपको पढ़ना है, और उसको आप लोग क्या बोलते हो? स्टर्न वॉर्मल प्लॉट बोलते हो। स्टर्न वॉर्मल प्लॉट से क्वेश्चन आ चुका है CSIR नेट के अंदर और दोबारा भी आने के यहाँ पर चांसेस हो सकते हैं। तो स्टर्न वॉर्मल प्लॉट आज का हमारा टॉपिक होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी दे दिया था। तो स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन रिलेट्स द फ्लोरोसेंस क्वांटम यील्ड इन प्रेजेंस एंड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। ये चीज आपको पता है। उसके बाद आपको ये पता है कि आप लोग phi f कैसे कैलकुलेट करते हो या फिर phi f ऑफ q कैसे कैलकुलेट करते हो। दोनों का एक्सप्रेशन भी आपके सामने है, आपको सिर्फ इनको एक दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा। phi f के पास क्या है? फ्लोरोसेंस यील्ड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर, और phi f q आपके पास क्या है? फ्लोरोसेंस यील्ड इन एब्सेंस ऑफ क्वेंचर। उसके बाद आपको पता है कि आप लोग कैसे phi f फॉर्मूले को याद कर रहे थे। अगर आपके पास क्वेंचर नहीं है तो आपका phi f बराबर होता था kf अपॉन में kf प्लस KISC प्लस K ऑफ IC, और अगर आपके पास क्वेंचर भी है तो आपका phi f बन जाएगा KF अपॉन में KF प्लस KISC प्लस KIC, और यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आपको देखने को मिलती है KQ इंटू में Q, और यहाँ पर जो Q है ये आपके पास क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर है। तो बेसिकली स्टर्न वॉल्मर ने क्या किया था, आपकी जो क्वेंचर है इसको आप लोग बाहर से एक्सटर्नली ऐड कर रहे थे। अगर आप लोग इसे एक्सटर्नली ऐड कर रहे हो तो आप लोग अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्वेंचर को ऐड कर सकते हो। मान लो आपने कभी 0.1 कंसंट्रेशन क्वेंचर डाला, उसके बाद आप लोगों ने 0.2 मोलर का क्वेंचर डाल दिया, फिर आपने 0.3 मोलर का डाल दिया। तो क्वेंचर की कंसंट्रेशन को चेंज कर आपकी क्वांटम यील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको पढ़ा था स्टर्न वॉल्मर ने, और उसका जो ग्राफ आया था उसको आप लोग क्या बोलते हो? स्टर्न वॉल्मर प्लॉट बोलते हो। तो कुछ भी नहीं करना है, जो एक्सप्रेशन आपका निकला हुआ है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट करना है, और जो भी आपकी इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन को आपको एज इट इज याद करना है। इक्वेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, और वैसे भी आपको फॉर्मूला पता है, सिर्फ आपको यहाँ पर रेशो ही लेना है। तो मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर phi f की वैल्यू को पुट किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू को पुट किया है? phi f q की वैल्यू को पुट किया है। दोनों ही वैल्यूज आपको पता है, ये वैल्यूज आपको मैं याद करा चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर। तो लास्ट लेक्चर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आज का लेक्चर तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है। तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, हर एक चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, तभी आपको आने वाले लेक्चर समझ में आएंगे। उसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, KF से KF को आप लोग काट सकते हो। ये वाली टर्म आपके पास ऊपर आ जाएगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा? phi f अपॉन में phi f q आपके पास बन जाएगा KF प्लस KIC प्लस KISC प्लस KQ इंटू में Q अपॉन में KF प्लस KISC प्लस K ऑफ IC। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर इसको अलग अलग भी
लिख सकते हो। आप लोग इन 3 टर्म के लिख लो अलग से, और आप लोग इस टर्म को भी क्या कर लो, अलग से लिख लो, और जो डिनोमिनेटर में आपके पास है वो आप लोग इसके साथ भी कर देना, और वो आप लोग इसके साथ भी उसको अलग से लिख देना। क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा 5f/5fq इक्वल टू kf प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी डिवाइडेड बाई kf प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी प्लस KQ इंटू अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास KF प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को अलग से लिख दिया ताकि आपका जो एक्सप्रेशन थोड़ा सा क्या हो जाए, वो सिंप्लीफाई हो जाए। आपको दिख रहा है कि आप लोग यहाँ पर KF प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी को काट सकते हो KF प्लस के आई सी प्लस के आई एस सी से, और जैसे ही आप लोग इसको काटोगे तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पर सेकंड एक्सप्रेशन है, इसके अंदर आपके पास 3 चीजें हैं। एक आपके पास ये KQ है, रेट कांस्टेंट है क्वेंचर के कोरस्पॉन्डिंग। उसके बाद आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ Q है, और उसके बाद आपके पास है 1 अपॉन में KF प्लस के आई सी प्लस में के आई एस सी। तो 1 अपॉन में KF प्लस के आई एस सी प्लस के आई सी को आप लोग क्या बोलते हो, टाउ बोलते हो, फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम बोलते हो। तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, टाउ को रख दिया, और बाकी तीनों चीजों को मैंने अलग से यहाँ पर लिखा हुआ है। KQ को अलग से लिख दिया, 1 अपॉन में KF प्लस के आई सी प्लस के आई सी को अलग से लिख दिया, और कंसंट्रेशन ऑफ Q को मैंने अलग से लिख दिया। उसके बाद आपने इसको क्या बोल दिया, टाउ बोल दिया, क्योंकि आपको पता है कि टाउ आपका किसके बराबर होता है, 1 अपॉन में KF प्लस के आई एस सी प्लस के आई सी के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने निकल कर आ गई है, 5f अपॉन में 5fq इज इक्वल टू 1 प्लस KQ टाउ Q, इस इक्वेशन को आप लोग क्या बोलते हो, स्टर्न वोल्मर इक्वेशन बोलते हो। और आपको यहां पर दिख रहा है, अगर आप इस इक्वेशन को रिलेट करोगे स्टेट एंड इक्वेशन, जैसे कि मान लीजिए आप लोग ग्राफ प्लॉट करोगे 5f में 5fq और कंसंट्रेशन ऑफ Q के बीच में, तो आपके पास एक कैसी इक्वेशन आ जाएगी, स्टेट एंड इक्वेशन आ जाएगी। कैसी इक्वेशन है आपके पास ये, इसको आप लोग y बोल सकते हो, c प्लस में mx। ये आपके पास x यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Q हो जाएगी, y आपके पास क्या हो जाएगा, 5f में 5fq हो जाएगा। अगर आप लोग इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास एक स्टेट एंड इक्वेशन आएगी। c यहाँ पर इंटरसेप्ट है जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और जो आपका स्लोप है m, ये आपका बराबर होगा KQ इंटू में टाउ। तो स्लोप किसके बराबर है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि स्टर्न वोल्मर प्लॉट बनाया गया, उसका जो आपके पास स्लोप है वो आपके पास किसी भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा, तो उसका मतलब आपके पास KQ इंटू में टाउ की वैल्यू दी हुई होगी। उसके बाद आपसे वो टाउ पूछ लेगा, KQ आपको गिवन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन वो बना सकता है। तो आपको प्लॉट पता होना चाहिए किस किस के बीच में प्लॉट है, 5f अपॉन में 5fq वर्सेज कंसंट्रेशन ऑफ Q के बीच में प्लॉट है। स्टेट एंड इक्वेशन आएगी, इंटरसेप्ट आपके पास 1 होता है, और स्लोप आपके पास क्या होगा, KQ इंटू में टाउ के बराबर होता है। तो इस ग्राफ और इक्वेशन को मैंने यहाँ पर अलग से भी लिखा हुआ है। इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, 5f अपॉन में 5fq इज इक्वल टू 1 प्लस KQ टाउ इंटू में Q। और यहाँ पर टर्म ऑफ प्लॉट इज द प्लॉट बिटवीन द रेशियो ऑफ फ्लोरोसेंस इन एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, जो आप स्टार्टिंग से कह रहे थे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर। यानी कि 5f अपॉन में 5fq और कंसंट्रेशन ऑफ क्वेंचर के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, और इट गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप इक्वल टू KQ टाउ। यहाँ पर आपको स्लोप याद होना चाहिए कि आखिर आपका स्लोप किसके बराबर होता है। तो स्टर्न वोल्मर प्लॉट एक एडवांस टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन फिर से आ सकता है CSIR नेट के अंदर, और गेट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है CSIR नेट के अंदर, वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और अब हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर कैसे आप लोग काइनेटिक्स को निकालते हो पैरेलल रिएक्शन की। देखिए, समटाइम्स रिएक्टेंट अंडरगो 2 और मोर रिएक्शन इंडिपेंडेंटली, ईच रिएक्शन हैज ए सेट ऑफ प्रोडक्ट। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्टेंट है A, अब ये रिएक्टेंट आपका B के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, और कुछ पार्ट इसका C के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, लेकिन एक दूसरे के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। कंप्लीटली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इस वाली रिएक्शन का अलग से एक रेट कांस्टेंट होगा, अलग से क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, और वहीं आपके पास जो सेकंड रिएक्शन है इसका अलग से कोई रेट कांस्टेंट होगा, और इसके अलग से क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी। लेकिन ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के पैरेलली चल रही है। जो आपका A है वो B बनने में भी कंज्यूम हो रहा है, और जो आपका A है वो C बनने के अंदर भी कंज्यूम हो रहा है। और आपको पढ़नी है इस रिएक्शन की काइनेटिक्स, यानी कि आपको निकालनी है एट एनी टाइम T कंसंट्रेशन ऑफ A बता दो, कंसंट्रेशन ऑफ B बता दो, कंसंट्रेशन ऑफ C बता दो। यानी कि अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन बता दी एट एनी टाइम T, A के लिए भी, B के लिए भी, C के लिए भी, तो आपने पूरी काइनेटिक्स पढ़ ली है पैरेलल रिएक्शन के लिए। तो आखिर पैरेलल रिएक्शन क्या होती है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। समटाइम्स रिएक्टेंट अंडरगो 2 और मोर रिएक्शन इंडिपेंडेंटली, ईच रिएक्शन हैज अ सेट ऑफ प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट इज मेन प्रोडक्ट एंड अदर्स आर साइड प्रोडक्ट, एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। और जब भी पैरेलल रिएक्शन होगी तो आपका डिजायर्ड जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही साइड की आ रहा होगा, इसीलिए आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, साइड रिएक्शन भी बोल सकते हो। बट एवरी रिएक्शन हैव इट्स डिफरेंट रेट कांस्टेंट एंड डिफरेंट
एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब जो दो रिएक्शन हो रही है पैरेलली, वो दोनों रिएक्शन एक दूसरे के कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि दोनों रिएक्शन का अपना खुद का रेट कांस्टेंट होगा और दोनों रिएक्शन का अपना खुद का क्या होगा, एक एक्टिवेशन एनर्जी होगी। उसको मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, ए से आपका बी बन रहा है, सी बन रहा है। इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA1 है। यहां पर जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है और एक्टिवेशन एनर्जी के पास क्या है, EA2 है। अबव पैरेलल साइड रिएक्शन में भी रिटर्न है, जो आप लोग अभी तक कर रहे आ रहे थे, आपको ब्रेक करना पड़ेगा अलग अलग स्टेप के अंदर। तो आप लोग इसको लिख सकते हो, ए से आपका बी बन रहा है, ए से आपका सी बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। उसके बाद आपको रेट भी लिखना आता है। आपको पता है कि माइनस का dA/dt इक्वल टू होगा dB/dt के इक्वल टू क्या, K1 इंटू में A। और उसके बाद यहां से आप लोग लिख सकते हो माइनस का dA/dt इक्वल टू dC/dt इक्वल टू K2 इंटू में A। तो ये चीजें आपको लिखनी आती है जब आप लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, और उसी का यूज करते हुए हम लोग जनरली काइनेटिक्स को पढ़ते हैं जब भी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। कंसेक्यूटिव रिएक्शन के लिए भी आप लोगों ने यूज किया अप्रोक्सीमेशन मेथड को, चेन रिएक्शन के लिए भी आप लोगों ने यूज किया अप्रोक्सीमेशन मेथड को, फोटोकेमिस्ट्री के अंदर भी आपने यूज किया अप्रोक्सीमेशन मेथड को, और पैरेलल रिएक्शन के अंदर भी आप लोग यूज कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड को। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड को पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको ये रेट लिखना आना चाहिए, किस तरीके से आप इस रेट को लिख सकते हो। कंसंट्रेशन ऑफ A आफ्टर टाइम t may be obtained by taking rate law equation corresponding to concentration of A। आपको निकालनी है concentration of A at any time t, concentration of B at any time t, concentration of C at any time t। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, concentration of A को आप लोग कैसे निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपने रेट लॉ लिख दिया। यहां से आपको पता है कि जो माइनस का dA/dt है ये आपका K1 A के बराबर भी है, और जो आपका माइनस dA/dt है ये आपका K2 A के बराबर भी है। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज कर आप लोग लिख सकते हो कि माइनस का dA/dt आपका किसके बराबर हो जाएगा, K1 इंटू में A की कंसंट्रेशन प्लस K2 इंटू में A की कंसंट्रेशन। उसके बाद आप A की कंसंट्रेशन यहां पर क्या ले लो, कॉमन ले लो, आपके पास बन जाएगा माइनस dA/dt इक्वल्स टू K1 प्लस K2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ A। और K1 भी रेट कांस्टेंट है, K2 भी रेट कांस्टेंट, आप लोग क्या बोल सकते हो, K ओवरऑल बोल सकते हो। तो आपके पास एक ऐसी फॉर्म बन गई है, माइनस का dA/dt इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K ओवरऑल बोल लो यहां पर, इंटू में क्या, कंसंट्रेशन ऑफ A। और ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर भी आपको देखने को मिला था। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन सेम आ गया फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसके रिजल्ट को हम लोग यहां पर डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। मैंने लिखा भी हुआ है सिमिलर टू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका मतलब जो आपका A है एट एनी टाइम t आप लोग कैसे निकालोगे, इज इक्वल टू A नॉट e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t। जनरली आप लोग क्या लिखते हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, आप लिखते हो कि आपकी जो कंसंट्रेशन है A की t टाइम के ऊपर ये आपकी बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ A की इनिशियल कंसंट्रेशन e रेज टू द पावर माइनस K इंटू में t। यहां पर एक क्या होता है, आपके उसके पास रेट कांस्टेंट होता था, लेकिन यहां पर जो आपका रेट कांस्टेंट है, जो आपका ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, ये आपका K1 प्लस K2 के बराबर है। तो यहां पर भी आपने क्या लगा दिया, K1 प्लस K2 लगा दिया। इसको आप लोग K ओवरऑल की फॉर्म के अंदर भी याद कर सकते हो, और आपका जो K ओवरऑल होगा आपको क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो A की कंसंट्रेशन निकालना तो काफी ईजी था, बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह आया। तो इक्वेशन भी आपको याद हो जाएगी, इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। A इक्वल टू A नॉट e रेज टू द पावर माइनस K ओवरऑल इंटू में t, और K ओवरऑल आपके पास क्या है, K1 प्लस में K2 है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A आप लोगों ने निकाल लिया एनी टाइम t। अब आपको निकालनी है कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C। अगर आपने तीनों की कंसंट्रेशन निकाल ली तो आपने पूरी काइनेटिक्स उसकी पढ़ ली है। कंसंट्रेशन ऑफ B आफ्टर टाइम t मे बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेट लॉ कोरस्पोंडिंग टू B। और अगर आप लोग यहां पर रेट लॉ की इक्वेशंस को देखोगे तो आप लोग यहां पर देखोगे कि जो आपका dB/dt है वो आपके पास सिर्फ A की जगह पर आया हुआ है, यानी कि आपका dB/dt सिर्फ और सिर्फ यहां पर है। इसका मतलब dB/dt किसके बराबर है, K1 इंटू में A के बराबर है। तो इसका यूज मैं यहां पर करूंगा, और इसको यूज कर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ B को निकालेंगे एट एनी टाइम t। आपका dB/dt किसके बराबर हो गया, K1 इंटू में A के बराबर हो गया। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ A आपने अभी अभी निकाली है। किस तरीके से आप लोगों ने निकाली थी, आपका एक्सप्रेशन क्या आया था, आपका एक्सप्रेशन आया था A इज इक्वल टू A नॉट e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t। तो यहां से आप लोग A की वैल्यू को क्या कर दो, यहां पर आप लोग उसको पुट कर दो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा dB/dt K1 इंटू में A नॉट e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t। K1 प्लस K2 लेकर भी चल सकते हो, K ओवरऑल लेकर भी चल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में आपको उसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो मैं यहीं पर उसको K1 प्लस K2 ही लेकर चल रहा हूं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, t वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, b वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, उसके बाद क्या कर दो, आप लोग इंटीग्रेट कर दो। तो आप लोग यहां पर dt को उठा के ले जाओ, इधर ले आओ, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी dB इक्वल टू K1 इंटू में A नॉट e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t इंटू में dt। उसके बाद आप लोग इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते हुए आप लोग क्या लगा सकते हो, लिमिट्स को लगा सकते हो। t इक्वल टू 0 के ऊपर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो उसके उस टाइम के ऊपर आपके पास
कंसंट्रेशन बी क्या होगी, जीरो ही होगी। तो टी इक्वल टू जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन बी आपके पास क्या है, जीरो है, और टी टाइम के ऊपर आप लोग इसको क्या मान सकते हो, बी मान सकते हो। तो आपके यहाँ पर बी निकालना है। कैसे आप लोग उसे निकालोगे, आपको यहाँ पर उसको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है। A नोट क्या है, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो K1 और A नोट को आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तो आपके पास अंदर बच जाएगा e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी, और आपको उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आना चाहिए। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर माइनस ax इंटू में ds क्या होता है आपके पास, आपका इंटीग्रेशन निकल कर आएगा e रेज टू द पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय माइनस का a। और ये आपको इंटीग्रेशन याद करना है। इस इंटीग्रेशन की आपको काफी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और उम्मीद करता हूं कि आपको इंटीग्रेशन याद भी होगा। ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, कुछ भी नहीं करना है। e रेज टू द पावर माइनस ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू द पावर माइनस का ax डिवाइडेड बाय माइनस का a। और यहां पर आपके पास a किसके बराबर है, K1 प्लस K2 के बराबर है। इसका मतलब यहां पर आपका इंटीग्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ K1 प्लस K2। ये आपका इंटीग्रेशन सिंपल से निकल कर आ गया। तो जो आपका इंटीग्रेशन निकला है इसकी वैल्यू को आप लोग यहाँ पर पुट कर दो, और जो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बन जाएगा b इक्वल टू K1 इंटू में a नोट। ये उसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ K1 प्लस K2। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाई है लिमिट 0 से t। लिमिट आप लोग यहाँ पर भी लगा कर चलोगे 0 से b की। उसके बाद मैं लिमिट को पुट करूंगा, तो कैसे पुट करूंगा, b माइनस 0 आपके पास क्या बन जाएगा, b के बराबर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ b लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने आपको लिमिट लगाकर दिखाई है। एक बार आपको t लगानी पड़ेगी, फिर आपको क्या लगानी पड़ेगी, 0 लगानी पड़ेगी। तो अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो K1 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, K2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके ऊपर तो लिमिट का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप लोग बाहर निकाल सकते हो। नेगेटिव साइन को भी बाहर निकाल लो, K1 प्लस K2 को बाहर निकाल लो, आपके पास क्या बन जाएगा बाहर, माइनस K1 इंटू में a नोट अपॉन में K1 प्लस K2। अंदर आपके पास क्या बच गया, e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t माइनस e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में 0। एक बार आपने t को लगाया, एक बार आपने 0 को लगाया। पहले किसको लगाते हो, अपर को, माइनस लोअर लिमिट। तो अब यहां पर आपके पास e रेज टू द पावर K1 प्लस K2 इंटू में 0 है, यानी कि आपके पास e रेज टू द पावर माइनस क्या है, 0 है। यहाँ पर पास क्या बन जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसी के ऊपर भी पावर 0 क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एज इट इज 1 लिख दिया। और यहाँ पर आपके पास क्या बच गया, e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t बच गया। अब आप क्या करो, इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी इस चीज को उल्टा लिख सकते हो। यानी कि आप लोगों ने क्या कर दिया, माइनस को कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बन जाएगा, b इक्वल टू K1 a नोट अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t। जो एक्सप्रेशन लास्ट में निकल कर आएगा वो इतना आसान निकल कर आएगा कि आप लोग उसे आराम से याद कर सकते हो। और एक्सप्रेशन भी आपके सामने निकल गया है। बस आप लोग इस a नोट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास b क्या निकल जाएगा, K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में a नोट माइनस a नोट e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और अगर आप लोग इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो आपके पास यहाँ पर क्या है, K1 अपॉन में K1 प्लस K2 तो आपके पास था ही। a नोट क्या है, इनिशियल अमाउंट ऑफ a है, और a नोट e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी आपके पास क्या था, कि आपका अमाउंट ऑफ a आफ्टर टाइम t कितना है। ये आपने अभी निकाला था कि कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो। तो एक्सप्रेशन आपके पास यही आया था कि a एट एनी टाइम t आपका बराबर होता है a नोट e रेज टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में t। तो ये आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t, और ये आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है। और अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो पास क्या बन जाता है कि आपका जो a है वो कितना डीकंपोज हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, टाइम t के बाद कंसंट्रेशन क्या है। अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पास क्या बच जाएगा कि a कितना डीकंपोज हुआ है। मान लीजिए कि a की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, 10 मॉलिक्यूल्स आपके पास थे a के, और आपके पास बस 15 मिनट के बाद आपके पास यहाँ पर इसके सिर्फ और सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स बच गए। आप मान लीजिए यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल आपके पास लास्ट के अंदर बच गए। इसका मतलब 4 मॉलिक्यूल डीकंपोज हो गए। इनिशियल आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स थे, 15 मिनट के बाद आपके पास बच गए 6 मॉलिक्यूल, यानी कि 4 मॉलिक्यूल आपके पास डीकंपोज हो गए। तो यानी कि 10 माइनस 6 यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एनी टाइम टी आपको क्या बताता है, आपको बताता है कि आपका a कितना डीकंपोज हो गया। तो इसको याद करने के लिए आप लोग कैसे याद करोगे, b इक्वल टू K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में a कितना डीकंपोज हुआ है। अगर आप लोगों ने इसको इस तरीके से याद किया तो आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ c को भी आराम से लिख सकते हो। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ c आफ्टर टाइम की क्या हो जाएगा, पास कंसंट्रेशन ऑफ c आपका हो जाएगा K2 अपॉन में K1 प्लस K2। यहां पर ऊपर क्या लिया हुआ है मैंने, K2 लिया हुआ है। उस केस में क्या था, K1 था, तो K1 आपके पास a से b रिएक्शन के लिए था, और K2 आपके पास a से c रिएक्शन के लिए था। तो K2 इंटू में K1
प्लस K2 इंटू में क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर A डिकम्पोज लिखोगे। और A डिकम्पोज कैसे खोल सकते हो, A की इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस A की एट एनी टाइम T कंसंट्रेशन, जो कि किसके बराबर थी आपके पास A नोट e रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में T। तो जो फॉर्मूला इसमें निकल कर आया काफी ज्यादा इजी निकल कर आया, इसको आप लोग आराम से याद भी कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रहे और क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएबल दिए होंगे, उसके अंदर फॉर्मूले की वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर तक आपको पहुंचना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इन फॉर्मूलेस को याद करते हो। तो याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। आपके पास यहाँ पर चेन रिएक्शन, पहले रिएक्शन हो रही है, ए से आप लोग कहाँ जा रहे हो, बी में जा रहे हो, और ए से आप लोग कहाँ जा रहे हो, सी में जा रहे हो। आपको पता है कि ए से बी में जाओगे तो आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, और यहाँ पर आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ बी को लिखना है तो बी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है, K1 है, तो ऊपर क्या लिखोगे, इसको K1 को लिख दोगे, नीचे क्या बन जाएगा, K1 प्लस K2 बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ए डिकम्पोज को लिखना है। और ए डिकम्पोज आपके पास क्या होता है, ज्यादा कुछ भी नहीं होता। ए डिकम्पोज आपको सिंपल निकल कर आ जाएगा, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, और कंसंट्रेशन ऑफ एनी टाइम टी आपने निकाला है, वे भी क्या होगा आपके पास, ये ए नोट ई रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी। तो सारी चीज आपको पता है, बस सबको जोड़कर आपको सिर्फ फॉर्मूले को याद करना है। कंसंट्रेशन ऑफ ए आपने निकाल लिया, सिमिलर था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ बी आपका हो गया K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में ए डिकम्पोज, और कंसंट्रेशन ऑफ सी आपका हो जाएगा K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में ए डिकम्पोज। तो तीनों की कैंडिडेट्स आप लोगों ने पढ़ ली, तीनों के फॉर्मूले आपको याद करने हैं। सारे फॉर्मूले मैंने बाद में यहाँ पर इकट्ठे लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको इन फॉर्मूले को याद करना है। ऑल यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। ए एट एनी टाइम टी आपका बराबर है ए नोट ई रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी, या फिर आप बोल सकते हो ए नोट ई रेज़ टू द पावर माइनस K ओवरऑल टी। आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ बी एट कैसे निकालते हो, K1 अपॉन में K1 प्लस K2 ए नोट माइनस ए नोट ई रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी, या फिर आप लोग K1 प्लस K2 क्या बोल सकते हो, K ओवरऑल भी बोल सकते हो। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सी आपकी बन जाएगी K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में ए डिकम्पोज, यानी कि ए की इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट माइनस ए एट एनी टाइम टी, यानी कि ए नोट ई रेज़ टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू में टी। अब यहाँ पर आप लोग K1 प्लस K2 को जो है वो K ओवरऑल भी बोल सकते हो। किसी भी फॉर्म में याद करो, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप लोग बस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व कर सको। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग कंसंट्रेशन ऑफ बी को और कंसंट्रेशन ऑफ सी को एट एनी टाइम टी को अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर आपके पास क्या है, सेम है दोनों में, तो ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये वाला फैक्टर आपके पास पूरा की पूरा कट जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो नीचे से K1 प्लस K2 यहां से और K1 प्लस K2 आपका यहां से भी कट जाएगा। तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा जो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी आपके पास क्या निकल कर आएगा, K1 प्लस K2 निकल कर आएगा। और इस फॉर्मूले को भी आपको एज इट इज याद करना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। B अपॉन सी आपके पास क्या है, K1 अपॉन में K2 है। याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक्सप्रेशन आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये चीज और ये चीज आपके पास सेम है, इसको आप लोग काट सकते हो। उसके बाद K1 प्लस K2 यहां से और K1 प्लस K2 आप लोग यहां से काट सकते हो। तो B बाय सी आपका क्या बन जाएगा, K1 अपॉन में K2 बन जाएगा। और जब आप लोग रेशो देख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C, तो उसके रेशो के अंदर आपके पास सिर्फ K1 अपॉन में K2 आया। K1 भी कांस्टेंट है, K2 भी कांस्टेंट है, यानी कि इसका रेशो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी कि इसका रेशो क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है। अगर इसका रेशो टाइम इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब टाइम के साथ इसकी रेशो नहीं बदलेगी। मान लीजिए कि 1 घंटे के बाद आपकी रिएक्शन हो रही है, ए से आपका बी बन रहा है और ए से ही आपका सी बन रहा है। 1 घंटे के बाद आपके पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बने हैं और इसके बाद आपके यहाँ पर कितने बने हैं, 6 मॉलिक्यूल बने हैं। तो यहाँ पर रेशो क्या हो गया पास, 2:6 हो गया। और यही रेशो आपका चलता रहेगा जब तक आपकी रिएक्शन चलती रहेगी। अगर यहां पर इसके 4 मॉलिक्यूल बनेंगे तो उसके बाद इसके भी कितने हो जाएंगे, 12 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। यानी कि इनका रेशो एकदम सही चलता रहेगा, एकदम सेम चलता रहेगा, टाइम के ऊपर ही कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। एक बार जो रेशो बन गया वही रेशो आपका थ्रू आउट रहेगा जब तक आपकी रिएक्शन यहां पर चल रही है। उसके बाद एक फॉर्मूला यहां पर और इंपोर्टेंट बन जाता है, जब लोग क्या निकालते हो, परसेंटेज ऑफ बी। आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपके पास क्या है, ए से आपका बी बना है और ए से आपका क्या बना है, सी बना है। जब आप लोग अपने रिएक्शन का प्रोडक्ट देखोगे तो उसके अंदर बी भी होगा, उसके अंदर क्या होगा, सी भी होगा। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ बी निकालना है, आपके पास टोटल प्रोडक्ट है आपके पास, उसके अंदर से परसेंटेज ऑफ बी अगर आपको निकालना है तो आपके पास क्या बन जाता है, वो K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में 100। और अगर आपको परसेंटेज ऑफ सी निकालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, K2 इंटू में K1 प्लस K2 इंटू में 100। इस फॉर्मूले को आप लोग ड्राइव कर सकते हो, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपके पास जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है B अपॉन में C, देखिए परसेंटेज ऑफ B क्या होगा, B कितना है टोटल में से, टोटल आपके पास क्या है, B प्लस C है, यानी कि आपको B अपॉन में B प्लस C निकालना है। और इस एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, B अपॉन में C है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आप लोग क्या करो, +1 यहां पर भी ऐड कर दो और +1 आप लोग यहां पर भी ऐड कर दो। फिर आप लोग यहां पर क्या लोगे, एलसीएम लोगे, उसको आप लोग रिवर्स कर दोगे तो आप लोग इसके एक्सप्रेशन तक इसको आप लोग आराम से ड्राइव कर लोगे। ड्राइव नहीं करा रहा हूं, आप लोग कर देखिएगा, कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर आपको 1 ऐड करना है, राइट हैंड साइड के अंदर भी और आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी। यहां पर जब एलसीएम लोगे क्या बन जाएगा, आपके पास C यहां पर बन जाएगा, C प्लस आपके पास
बी बन जाएगा। जब आप इसको रिवर्स करोगे तो क्या बन जाएगा, सी अपॉन में बी प्लस सी बन जाएगा। फिर आप इसको आराम से यहां तक डिराइव कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ बी को निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ सी को भी निकाल सकते हो। परसेंटेज ऑफ बी आपके पास क्या है कि आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट आया है, आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर बी भी होगा, उसके अंदर क्या होगा, सी भी होगा, यानी कि टोटल प्रोडक्ट आपके पास क्या है, बी प्लस सी है। और आपको परसेंटेज निकालना है बी का उसके अंदर, तो कैसे निकालते हो आप लोग, बी अपॉन में बी प्लस सी, और अगर सी को निकालते कैसे निकालोगे, सी अपॉन में बी प्लस सी। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में 100 और K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में 100। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने यहां पर इस पेज के ऊपर लिखे हुए हैं, ये फॉर्मूले आपको एज इट इज याद होने चाहिए, तभी आप लोग न्यूमेरिकल्स कर पाओगे पैरेलल रिएक्शन के। और पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले जितने भी मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ये सारे फॉर्मूले आपको एज इट इज याद होने चाहिए। अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर के अंदर, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको काइनेटिक्स को आगे भी पढ़ाने वाला हूं। तो कुछ क्वेश्चन जो बच गए हैं आपके स्टर्म प्रोट के या फिर पैरेलल रिएक्शन के, उसको हम लोग कब करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर या फिर कोई भी वीडियो अपडेट करता हूं। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो, आप लोगों में पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो और फोन पे कर सकते हो। आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहेंगे एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।